हशर में लुत्फ हो जब उनसे हों दो दो बातें, वो कहें कौन हो तुम, हम कहें मरने वाले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क मुतशक्कर। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नॉवल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इश्क मुतशक्करम का नेक्स्ट पार्ट। रुमाइज़ा बहुत इठलाई इठलाई फिर रही थी, काफ़ी देर से गुनगुना रही थी। हलीमा बी की नज़रों से उसकी खुशी बेपर्दा ना थी। आज तो मोहतरमा के मजाज अलग चल रहे हैं, स्वेटर बुनते उन्होंने कहा। उसके लबों की मुस्कुराहट मजीद फैल गई। हलीमा भी ये घर जाने की खुशी है, आंखें मटका के वो बोली। और कोई वजह? उनकी गहरी नज़रें उसे कंफ्यूज करने लगी। नहीं, इसके अलावा और क्या बात होनी है? वही जिस बात को सोच सोच के मुस्कुरा रही हो, बल्कि जिस शख्स को सोच कर मुस्कुरा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है हलीमा भी, उसने सिरे से साफ इनकार किया। मेरी आंखों में देखना ज़रा, ये तुम्हारा चेहरा अचानक इतना गुलाबी कैसे हो गया? उनकी तजर्बा कुन नज़रों से वो बचती बचाती खड़ी हो गई और कमरे से निकल के अपने कमरे में आ गई, जो अब था ही कहाँ उसके पास। माना वो हैंडसम है, सबका आइडियल है, तो क्या मोहब्बत हो जाएगी उससे? वो करता है ना, काफ़ी है। मेरे मोहब्बत करने से क्या होगा? नहीं नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो बार बार दोहरा के ज़हन नशीन कर रही थी। पर दिल ये बात मान लेता क्या? रटी रटाई बात कबूल करने से जैसे इनकार कर दिया था। बहुत बेलगाम हो गया था दिल। मतलब मैं कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ? उसने खुद से सवाल किया। क्यों, तुम इंसान नहीं हो क्या? दिल से आवाज़ आई। पर मेरान से मोहब्बत नहीं करनी, वो अटल लहजे में खुद से गोया हुई। मेरान में बुराई क्या है? उसकी गलती है कि उसने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ किया। दिल ने उसके ज़मीर पे घूंसा मारा था। वो शदीद झंझला गई। ज़हन ये बात कबूल करने को राज़ी ही नहीं था। उसकी अना मोहब्बत लफ्ज़ है आड़े आ रही थी। वो अपने इस एहसास को कोई भी नाम देने से कासिर थी। फिर सोचें, झटक के उसने खुशी से वापस कमरे में गोल झूमना शुरू कर दिया था और खिड़की के पास आके आसमान को तकने लगी। अंदर ही उदासी मानो खत्म हो गई थी। वो सोचों में गुनगुनाती गई। फलकी तारे भी टमटमा रहे थे। हर चीज़ उसे खुशी दे रही थी। लाइब्रेरी से निकल के सिगरेट जलाता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे में दाखिल हुआ, ग्लास गेट खोल के बालकोनी में कदम रखा और चांद को तकते उसने कश लगाए थे। रुमाइज़ा शिनवारी, सिर्फ चंद दिन का मजीद हिजर, फिर तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आने का बंदोबस्त हो चुका है। सोचों में वो नाजुक सरापा घूमा था। वही बारिश में भीगती झूमती हुई रुमाइज़ा, किचन में खिलखिलाने वाली रुमाइज़ा, नडर सी रुमाइज़ा। वो जी जान से मुस्कुराया, आंखों की कशिश बढ़ती गई। ऑफिस ड्रेसिंग में मलबूस ब्लैक कोट का बटन दुरुस्त करते वो अपने बॉस के रूम की तरफ कुछ फाइल्स लेकर भर रही थी। इजाज़त तलब करके उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर मौजूद शख्स को देखकर वो चौंक गई। मुर्तज़ा अंकल, आप यहाँ? अपनी हैरानी पे काबू पाते उसने पूछा। दाइम मेरा बेटा है। अंकल के इतना कहने की देर थी, वो उसका दिमाग तेज़ी से चला था। उसका जहन ठिठका, फिर रगे तनी। कैसे हैं आप? इश्तियाल पे उसने काबू किया और आराम से पूछा। ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बाबा वापस आ गए क्या? वो उठ के उसके मुकाबिल आन खड़े हुए। 3 पीस सूट में मलबूस अरबाज साहिब के हम उम्र ही मालूम होते थे। जी वो आ गए। बाबा ने इंसिस्ट किया था ना आपको मुझे हायर करने के लिए। और बिला ताक उलझन को पसे पुश्त डाल के पूछ बैठी। मुर्तज़ा ने लब भींच लिए। पीछे से दाइम कमरे में दाखिल हुआ। नेमल और मुर्तज़ा को साथ देखकर उसका माथा ठिठका। चुभती निगाह से नेमल को देखा जो उसे घूर रही थी। आंखों में गुस्से से सुर्खी उतर आई।
नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आपने अप्लाई किया था तो दाइम ने हायर कर लिया होगा। मैं तो अब कम ही यहाँ आता हूँ। दाइम ने सब संभाल रखा है। मुझे नहीं पता था ये आपकी होल्डिंग्स हैं और ये आपके बेटे। वो साफ गोई से बोल के पलट गई। दाइम अपने बाप को देखा जिन्होंने उसे उसके पीछे जाने का इशारा किया था। वो उल्टे कदमों उसके पीछे रवाना हुआ। वो राहदारी में ही थी, तेज कदम ले रही थी। दाइम उसकी जानिब लपका और रास्ते में हायल हुआ। किधर? ख़त्म सब, रिज़ाइन देती हूँ मैं। नहीं चाहिए ऐसी कोई सिफारशी जॉब मुझे। दोनों हाथों को आपस में झिड़क के ताली बजा के वो बोली। वो शदीद गुस्से में थी। दाइम हैरान था। आपका इस्तीफ़ा मैं कबूल नहीं करता और 2 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था। बिला वजह आप बिल्कुल रिज़ाइन नहीं दे सकती। फाइल्स जो मुझे देने आ रही थी देती जाएं, उसने सख्ती से कहा। नेमल ने तेवर चढ़ाए। पहले मुझे ये बताएं, आप मेरे बॉस बात कर रहे हैं या डैड के दोस्त मुर्तज़ा अंकल के बेटे? बॉस बात कर रहा हूँ। अपने कैबिन में जाएं फौरन, उसने हुक्मिया अंदाज था। नहीं जा रही, मुझे नहीं काम करना है यहाँ। खूनख्वार निगाहों से देखते उसने फैसला सुना दिया। वो आगे बढ़ी। दाइम ने उसका बाजू थाम के चेहरा करीब किया। मिस्टर दाइम अली, बी इन योर लिमिट्स। बाजू छुड़ा के वो वॉकआउट कर गई। लम्हे को दाइम ने खुद को इस बेख्तियारी पे कोसा और अपने रूम की तरफ भाग गया। मुर्तज़ा साहिब सुकून से बैठे थे। दाइम बालों में हाथ फेर के उनके सामने सोफे पे टिक गया। क्या है ये सब? मेरे दोस्त की बेटी है, कुछ अर्सा पहले मुझसे मिली थी। अरबाज के साथ जब ही पहचान लिया। उसके वालिद बिजनेस सर्कल के ही एक अच्छे दोस्त हैं। ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं पर अच्छी बातचीत है। उसे ये लग रहा है कि उसके बाबा ने सिफारिश करवाई है उसकी। अब बताओ तुम, क्या ऐसा है? मैंने अपनी मर्जी से उसे रखा है। ज़ाती तौर पे मैं उसके वालिद को जानता तो नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये अरबाज दमीर की बेटी है। वो उन्हें बिजनेसमैन के तौर पे जानता था पर ज़्यादा ना ही कभी उनके रूबरू देखा था। नेमल का मालूम था और इतना पता चला था कि उसका भाई एएसपी है और वो बेवकूफ़ रिज़ाइन देकर गई है। वो तंजिया बोला। और वो गलत फहमी का शिकार है। अरबाज साहिब उसे समझा देंगे। उसके चेहरे पर रकम परेशानी को भांप के उन्होंने कहा। वैसे माशाल्लाह से उसकी बेटी है बहुत प्यारी। दाइम पे नज़रें जमा के कहा, जिसने घड़ी में वक्त देखा था। प्यारी तो वो है पर एटीट्यूड बहुत है। बेसाख्ता उसके मुंह से फिसला। मुर्तज़ा ने उसे घूरा तो बाप बेटे हंस दिए। सर पे हाथ फेरता वो खड़ा हुआ और टेबल की तरफ जाके कुछ फाइल्स उठाई। नेमल के आने का वक्त हो चुका था। आयशे कमरे से बाहर निकली, अभी राहदारी में ही थी। मोहमिल उसे जरपाश के कमरे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। मोहमिल ने उसे देखकर कदम रोक लिए और उसकी जानिब बढ़ी। आयशे की भूमि चढ़ी। मोहमिल पास आके रुक गई। उसने सर पैर आयशे का जायजा लिया और तमस्खर से हंसी। आयशे तमानियत से मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट मुकाबिल के दिल में लगी आग में इजाफा कर गई थी। बहुत खुश नजर आ रही हो। अपने 2 नंबर ड्रामे बाजियों से सबको अपना दीवाना बना लिया है, पर यह सब ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। मुराद तुम्हें खुद इस घर से धक्के मार के निकालेगा। वो गरूर से मुखातिब हुई। आयशे ने दांत पीसे बज़ाहिर पुरसुकून ही रही। मेरा तो नहीं, पर तुम्हारा वो दिन करीब है जब तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालेंगे। पता है किससे बात कर रही हो? इस घर की इकलौती बहू हूँ मैं, मुराद की बीवी, और मेरे शोहर मुझसे प्यार करते हैं। उसकी आंखों में देखकर आयशे ने चबा चबा कर कहा। मोहमिल क्लिस गई। उसके चेहरे पे मुराद की दी मोहब्बत के रंग नुमाया थे। मोहमिल का हाथ फिजा में उठा था। इससे पहले वो आयशे के चेहरे तक सफ़र करता, आयशे ने उसका हाथ जकड़ के झटक दिया और वह घसेली निगाह से उसे देखा। एक लम्हे में मोहमिल भी डर गई थी। आइंदा हाथ उठाने की गलती मत करना। मैंने पिछली बार लिहाज किया था कि तुम्हारा इस घर से ताल्लुक है। मुराद की कज़न लगती हो। बड़ी समझ के इज्जत भी दी और आगे भी दे देती, पर तुमने अपने हाथों से इज्जत गंवाई। आइंदा हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी। उसने खुली धमकी दी थी। चेहरे पे किसी डर के आसार रकम नहीं थे। मुझे तुम्हारी इज्जत की ज़रूरत भी नहीं। बहुत घुमंड आ गया है तुम्हें तो। इसे मैं तोड़ के रखूंगी। जिस शोहर पर तुम नाज कर रही हो, वही जब तुमसे चेहरा मोड़ेगा तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आयशे के कठोर लहजे से उसके तन में तूफान सा मचा था। अपना जवाब देकर वो जरपाश से मिले बगैर चली गई थी। आयशे ने सर झटका। क्या उसकी धमकी को सीरियस लेना चाहिए? कोई एहतियाती तदाबीर लूं क्या?
मुझे मुराद पे यकीन है, वो इस लूमड़ी के कहे में कभी नहीं आएंगे। खुद को तसल्ली देकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। दमीर हाउस में फिलहाल सन्नाटा छाया था और ये सन्नाटा खत्म करने वाली बस दमीर हाउस में फिलहाल सन्नाटा छाया था और ये सन्नाटा ख़त्म करने वाली बस आ गई थी। ख़राब मूड के साथ वो घर में दाखिल हुई और लाउंज में चली आई। ज़रपाश और अरबाज अभी कमरे से बाहर निकले थे। आयशा ने मोहम्मिल की आमद का उनसे जिक्र करना ही मुनासिब समझा था। अरे लड़की, क्या हुआ है? इतना गुस्सा किस बात का चढ़ा है? नेमल के आगे बदतमीजी से बैग सोफे पे फेंकने पे ज़रपाश ने सख्ती से कहा। उसने एक निगाह से बाप को देखा जो अनजान बने बैठे थे। डैड, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती थी, फिर भी आपने सिफारिश लगा दी। आपने जानबूझ के मुझे सिल्वर होल्डिंग्स में जॉब्स का कहा था ना, क्योंकि उसके ओनर आपके दोस्त हैं। वो मैं बोले गई। आयशे उसकी बुलंद आवाज़ सुन के किचन से लाउंज दौड़ी चली आई। बेटा, मैंने सिर्फ आपको कंपनीज के नाम बताए थे। मैं चाहता था जिस जगह काम करो वो महफूज हो, और इत्तेफाक से वहीं तुम्हें हायर कर लिया गया। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, पर गुस्से में अकल पे ताले पड़ जाते हैं और नेमल का दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। मैंने अब रिज़ाइन दे दिया है। मैं अब कहीं और अप्लाई करूंगी। सोफे पे टिकते कोहनियाँ घुटनों पे गिरा के उसने फैसला बता दिया। अरबाज ने गहरी सांस भरी। मुराद ड्यूटी से ऑफ करके आया था, लाउंज में कदम रखा था। नेमल की बात पे चौंक के उसके पास पहुंचा और बराबर में बैठ गया। क्या हुआ है भाई? क्यों शोर शराबा मचाया हुआ है? नेमल के कंधे पे बाजू फैला के उसने इस्तफसार किया। ज़रपाश ने नफ़ी में सर झटका। उसने आयशा को देखा जो शाने उचका गई थी, और फिर नेमल ने खुद ही सारी कहानी सुना डाली। डैड कह तो रहे हैं उन्होंने तुम्हारी जॉब के सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं की। ऐसे तो डैड काफ़ी लोगों को जानते हैं। तुम कहीं भी जाओगी वहाँ का मालिक हो सकता है अरबाज तमीर नाम से रोशनास हो। मुराद ने उसे प्यार से कहा और उसने सर उठाया। भाई, मेरा इंटरव्यू इतना खास नहीं गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी वो हायर कर लेंगे, फिर भी उन्होंने हायर किया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? डैड ने ही उनसे बात की होगी ना। नेमल, कंट्रोल योरसेल्फ। अरबाज जब मना कर रहे हैं तो उसके बावजूद तुम यकीन नहीं कर रही हो। ज़रपाश के डांटने पे उसके बल ढीले पड़े। डैड को देखा जो अब बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने कोई तो काबिलियत तुम्हें देखी होगी जो मुतासिर हो गए, इसलिए हायर कर लिया, और तुम बिला वजह रिज़ाइन दे आई हो, सिर्फ गलत फहमी की बिना पे। मुराद ने उसे खुद से लगाते मजीद कहा। उसकी नज़रें अरबाज साहिब पे जमी थी। अब वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? वो उठी और उनके पास पीछे से उनके कंधे पे सर रख दिया। आई एम सॉरी डैड, मैंने बदतमीजी की है आप दोनों से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और आपका यकीन भी नहीं किया। राई का पहाड़ बना के बैठ गई और रिज़ाइन भी दे दिया। उनके कंधे पे ठोरी जमाए रखी थी और अरबाज तमीर मुस्कुरा दिए और उसका दाएं हाथ से चेहरा थपका। मुर्तज़ा साहिब ने फ़ोन करके मुझे सब बता दिया था। उन्होंने रिज़ाइन कबूल ही नहीं किया और ऐसे मुंह बोले रिज़ाइन माना जाता भी नहीं। तुम्हारे बॉस ने कहा है तुम कल से वापस ज्वाइन करोगी। उसको हाथ से पकड़ के सोफे के पीछे से उन्होंने सामने किया। वो खुशी से गले लग गई। आयशा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और मुराद के बराबर में बैठ गई। वो वर्दी में मलबूस था। नेमल ने वापस मुराद के बराबर में जगह संभाली। हो गया मसला हल। मुराद के ठोके मारने पे वो लुढ़क गई थी। भाई क्या कर रहे हैं? वो उठ के बैठी और घूर के बोली। आयशा, जाओ चाय बना दो, मुराद ने आहिस्ता आवाज़ से कहा। मैं बना देती हूँ, नेमल फटाफट बोली। मैंने अपनी बीवी से कहा है तुम बैठी रहो यहाँ। उसे टोक के बैठे रहने का कहा। आयशा मुनमुनाई। मैं अच्छी चाय नहीं बनाती। हाँ भाभी, अभी अच्छी चाय बनाना सीख रही हैं, मैं बना देती हूँ। आपको मसला है क्या? मेरी बीवी जहर भी पिलाएगी तो मैं पी लूँगा। तुमको चाय बनाने का क्या इतना शौक चढ़ा है? आयशा, तुम किचन में जाओ। वो तीनों एक ही सोफे पे बैठे खुसर फुसर करने में मसरूफ थे। अरबाज और ज़रपाश ने अपने बच्चों को हंसते हुए देखा और वापस अपनी बातों में लग गए। यार भाई, ये आज बता ही दें, शादी के बाद कहाँ से आपने डायलॉग्स मारना सीख लिए हैं? यूं बीवी की मोहब्बत में लट्टू हुए जा रहे हैं। ऐसी भी उम्मीद नहीं थी। यार ऐसे करंजी डायलॉग्स मत मारा करें, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। बताऊं अभी? मुराद ने उसे घूरा। वो दोनों नंद भाभी दबी दबी हंसी से हंसने लगी। मॉम, एक कप चाय मिलेगी? उसने अचानक उनको मुखातिब किया। उसकी फरमाइश पे ज़रपाश की नज़रें मुराद से उठ के आयशा की तरफ भरी।
हाँ मैं बना देती हूँ। ज़रपाश पलकें झपक के उठने लगी कि आयशा दरमियान में बोल पड़ी, आंटी आप बैठे, मैं सब के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुराद के यूं कहने पे वो शर्मिंदा सी हो गई। बीवी के बराबर में मौजूद होते हुए भी वो माँ से फरमाइश करता अच्छा लगा था क्या? मुराद के लिए बना दो, बाकी बस अब खाना खाएंगे। और हाँ मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में तुम्हारे अम्मी बाबा को डिनर पे बुला लें। काफ़ी खुशगवारी उनके लहजे में उमड़ आई थी। आयशा की समात को यकीन करना मुश्किल हुआ। ज़रपाश ने मुराद की तरफ नज़र घुमाई। हाँ ये अच्छा आइडिया है, दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिल लेंगी। वो राजी था। आयशा ने भी फट हाँ में सर हिलाया और खुशी से चाय बनाने के लिए भाग गई। ऐसे कोई चाय के लिए बीवी को फंसाता है? निर्मल अफसोस से कहते आयशा की मदद के लिए उठ खड़ी हुई। इलायची लाजमी डलवाना। आखिर में आखिर में भी उसने ताकीद की। नहीं भाई, इसमें अब जहर ही डलेगा। हलीमा भी एक बात बताएं, ये सब पेंटिंग्स यहीं रह जाएंगी? आप उनका क्या करेंगी? कबाड़े में तो नहीं डालेंगी ना? वो पेंटिंग का सारा सामान समेट रही थी। हलीमा भी उसकी बर्क रफ्तारी पे सर हिलाती रह गई। तुम चाहो तो ये सब साथ ले जाओ। नहीं मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। बादल देखें कितने जोरों से बरस रहे हैं। बिजली की कड़क पे उसका ध्यान खिड़की की जानिब मबजूल हुआ। हलीमा बी ने खिड़की से बाहर देखा। लॉन की लाइट्स रोशन थी। रात का वक्त था। बरसात जोरों शोर से हो रही थी। पता है 2 हफ्ते में से 2 दिन तो गुजर गए। बस इस दिन का इंतज़ार है जब घर जाऊंगी। अपना कमरा होगा, अपना बिस्तर, अपनी चीज़ें और मेरा मोबाइल। वो तो मेरान के पास है। अपने साईं को कह दीजिएगा मेरा मोबाइल लौटा दे। कमरा साफ करके वो फारिग हुई और बेड के किनारे पे बैठ गई। हाथ भी मैट्रेस इर्द गिर्द जमा लिए। हलीमा भी बार बार घड़ी देख रही थी जैसे किसी की मुंतजिर हो। रुमाइजा ने उनके इस अमल पे तफ्तीशी निगाह से देखा। दिमाग ने एक मैसेज छोड़ा था। उसके लब खिल गए। इतने में बाहर से उसे गाड़ी के हारन की आवाज़ भी आई। कान जैसे बाहर ही लगे हों। वो उछल के उठी। हलीमा भी ने चौंक के उसे देखा। क्या हुआ तुम्हें? शायद मेरान आया है। खुशी से उसके पैर जमीन पे टिक ना सके। साईं के आने की बड़ी खुशी हो रही है, उन्होंने मैनी खेजी से कहा। हाँ आज पहली बार बड़ी खुशी हो रही है। शायद वो मुझे आज घर छुड़वा ही दें। बाबा ने पैसे अदा कर दिए होंगे क्योंकि वो पूरे हफ्ते बाद आता है। इतनी जल्दी तो नहीं। मेरान के मुतल्लक उसे सारी खबरें थी। खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हलीमा बी को वहीं बैठा छोड़कर अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से निकल के भागी। दुपट्टा भी गले में आरा तिरछा पड़ा था। वो लाउंज में आई तो वहाँ कोई नफ्स मौजूद न था। शायद वो अभी बाहर ही था। इतनी तेज बारिश में आया था, बेवजह तो वो नहीं आता। लाउंज से निकलकर वो राहदारी के पास गई। ग्लास वॉल से झांका था। वो दरवाजे के पास अजीज के हमरा खड़ा बातों में मसरूफ था। रुमाइजा को तो पार लग चुके थे। वो बस अंधाधुंध दरवाजे की तरफ लपकी। खुशी उसके आंग आंग से फूट रही थी। दिल मुसलसल दुआ कर रहा था जो वो सोच रही है मेरान उसी काम के लिए आया हो। आज़ादी आज़ादी। खुशी से भरते उसके कदम यकदम दरवाजे के पास ही रुक गए। वो दरवाजे की ओट में हो गई। चेहरे का रंग उड़ा था लम्हों में। बादल गरजे उसे कपकपी आई। बाहर बारिश का शोर भी मोबाइल की आवाज़ को दबा नहीं सका था। वो दम सादे साकत नज़रों से मेरान, अजीज़ और अजीज़ के हाथ में मौजूद मोबाइल को देख रही थी जिसमें कोई वीडियो प्ले थी। वो मजीद आगे बढ़ नहीं पाई। दरवाजे पे उसकी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हो गई। साईं मुझे माफ़ कर दें, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये जुल्म ना करें। कोई शख्स मुसलसल रोता हुआ उसके पैरों में पड़ा इल्तिजा कर रहा था, पर मुकाबिल पत्थर वजूद में कोई हरकत ना हुई। उसके चेहरे का पथरीलापन बता रहा था उसे किसी किस्म के रहम की तवक्को ना की जाए। रहम के तुम काबिल भी नहीं हो, तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम होनी चाहिए। मेरान ने उसका कॉलर दबोच के उसका चेहरा उठाया और अपनी खून में उतरी आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। रुमाइजा तासुरात नहीं देख पाई थी, पर उस आदमी की सिसकियां और तरफ देखकर उसके बदन में झरझरी दौड़ गई। दूर से ही वो देख सकती थी जैसे उसे बहुत पीटा गया हो। होंठ से खून रस रहा था। चेहरे पे हाथ से पड़ने वाली मार के निशान थे। साईं मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दे, माफ़ कर दे, मुझे एक मौका और दे दें। वो आदमी मजीद सिसका। मेरान ने उसकी गर्दन पे हाथ जमा दिया। रुमाइजा के चेहरे पे दर्द नुमाया हुआ। मेरान ने उसे दूर फेंक के गन निकाली थी।
वो आदमी साकर निगाहों से उसे देखता गया और रूमा स्क्रीन पे साकर नजरों से देखे गई। एक बार उसने सामने खड़े मेरान को देखा, जिसके चेहरे पे बर वक्त सुकून था। किसी पे तशद्दुद करने के बाद वो कैसे सुकून में हो सकता था। अजीज ने वीडियो स्टॉप की। मेरान ने उसे कुछ हदायत की थी। ये कमाल सरदार को दिखाना, उसे अंदाज़ा हो जाए कि मेरान जा कौन है, और उसके बाद ये वीडियो डिलीट कर देना, किसी के हाथ ना लगे। मेरान ने सख्ती से ताकीद की। रोमाइजा ने फटी नज़रों से उसे देखा। किसी पे जुल्म उसे बर्दाश्त होता ही कहाँ था। मेरान इतना जालिम कैसे हो सकता था, उसे यकीन नहीं आया। अजीज ने फिर वीडियो चला दी। वो आदमी बहुत मिन्नतें कर रहा था, उसे छोड़ दिया जाए, उसकी गलती नहीं, पर मेरान ने उसकी एक नहीं सुनी थी। ऐसा भी उसने क्या कर दिया होगा? गद्दारी? तो इस पे इतनी बड़ी सजा बनती थी कि उसे मार दिया जाए। उसका दिमाग न जाने क्या क्या सोचने लगा था। साईं नहीं, आखिरी बार वो आदमी चलाया। मुंह बंद रखो अपना, मुजरिम हो तुम। आइंदा ऐसी गलती करने का कोई सोचेगा भी नहीं। सजा की शुरुआत मैं तुमसे करूंगा। रहम लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसने चबा चबा कर गुस्से से फनकारते गन तान ली थी और फिर एक फायर हुआ था और रुमाइजा मुंह में हाथ रख के पीछे हुई। दरवाजे के साथ रखा गुलदान उसके टकराने से जमीन पे गिरा। मेरान और अजीज दोनों चौंके। अजीज ने मोबाइल बंद करके फौरन जेब में डाला। मेरान की निगाह रुमाइजा की तरफ उठी। वो सांस भर कर रह गया। वो साकन खड़ी साकत नजरों से उसे देख रही थी। उल्टे कदमों अंदर भागी। हलीमा भी गुलदान टूटने की आवाज में कमरे से निकल के आई थी। उसे भाग कर आते देखा तो ठिठक गई। उसके तासुरात ही अब बदल गए थे। गई तो बड़ी खुशी खुशी थी, अब चेहरा लट्ठे की मानित सफेद पड़ गया था। हलीमा भी उसने उसे मार दिया। वो खोई खोई सी उंगली के इशारे ही से मदद से बोली। हलीमा भी समझ ना सकी। हलीमा भी मैं मेरान ने उस आदमी को मार दिया और वो रहम की भीख मांग रहा था, पर उसने एक ना सुनी। गोली चला दी। वो मर गया। अब वो चला उठी थी। हलीमा बी ने उसे बाजू से संभाला। ना जाने वो क्या देख आई थी। मेरान तभी तन फन करता अंदर आया था। वो कुछ बोलता तो उससे पहले वो चला उठी। किस कदर जालिम इंसान हो तुम। मैं तो तुमको एक अच्छा और रहम दिल शख्स समझती थी, जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा था, पर तुमने सब गलत साबित कर दिया। सब अच्छा बनने का ढोंग रचाया हुआ है ना। दिल है कि पत्थर है? तुम कैसे किसी को मार सकते हो? उसके करीब जाकर बुलंद आवाज से चीखी। मेरान ने जब्त से मुट्ठी भींची। अपनी बकवास बंद कर लो तुम। उस पर निगाहें जमाए और अपने शाने झाड़े। बकवास नहीं है, ये सच है। अपनी आंखों से देख आई हूँ। तुमने गोली चलाई, तुमने उसे मारा पीटा। कातिल हो तुम। मुझे मेरे घर भेजो और जो ख्वाहिशात तुमने जहन में मेरे हवाले से पाल रखी हैं भूल जाओ। मैं कभी किसी कातिल की बीवी नहीं बनूंगी, ना ही उसकी दी हुई छत कबूल है मुझे। उसने आगे बढ़ के मेरान का गिरेबान जकड़ लिया था। उसके जहर भरे लफ्ज मेरान के गुस्से को हवा दे गए। वो काफी उसकी बकवास सुन चुका था। उसकी जात पे वो हमेशा ऐसे ही नश्तर चला दिया करती थी। सोचने समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल उसने जैसे कभी किया ही ना हो। जनून था सिर्फ एक में नहीं, दोनों में, और एक में म्यान में। दो तलवारें भला कैसे रह सकती हैं? मेरान ने उसे देखा, जिसकी निगाहों में पिछली बार वाली कोई नरमी नहीं, सिर्फ बेएतबारी थी। बाहर बिजली के कड़कने और बादलों के गरजने के साथ उसके दिल में भी चुभन से कुछ टूटा। बस आवाज सिर्फ वही सुन सकता था। इतनी बेएतबारी, पछताओगी तुम अब। किसी को सफाई देने का मैं पाबंद नहीं हूँ। जो समझना चाहती हो समझो, और यही कातिल किडनैपर दुनिया का सबसे बड़ा इंसान तुम्हारा शोहर बन के रहेगा। लफ्जों पे जोर देते उसने कहा। लबो लहजे में जुनून, जिद वाजिया थी। एक पल रुमाइजा का रूम रूम कांप गया। बादलों के गरजने की आवाज आई। मेरान के इश्तियाल भरी निगाहें जिस्म झुलसा रही थी। वो जब्त कर रहा था। बिल्कुल नहीं चाहता था कोई नुकसान कर बैठे। मर जाऊंगी पर तुमसे निकाह नहीं करूंगी। यहाँ से जाने के बाद पलट के तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो मजीद चेहरा उसके करीब किए गड़ा के बोली थी। माथे पे पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। मेरान ने झटके से उसकी कलाई दबोच के अपना गिरेबान छुड़ाया। अच्छा, फिर तुम देखती जाओ कैसे मैं तुम पे कब्जा करूंगा। ना मेरे ना ही अपने अल्फाज भूलना मत। अंदाज में साफ वार्निंग थी। क्या करोगे? जबरदस्ती निकाह करोगे? वो फनकारी। मेरान बिना जवाब दिए पथरीली निगाहों से उसे देखता बाहर की तरफ पलट गया। रूमा तैश के आलम में खड़ी हो गई।
हलीमा भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और बाजू से खींच के उसका रुख अपनी जानिब किया। पागल हो क्या? तुम बिना बात जाने इस कदर फजूल बकवास कर दी। झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं तुमने उन पर। उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। वो आदमी इस सज़ा का हकदार था। एक मासूम लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी उसने। उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी थी। हलीमा भी आज पहली बार शदीद गुस्से में उससे मुखातिब हुई थी। वो बेयकीनी से उन्हें देखे गई। दिल पे जैसे किसी ने हथौड़ा मारा था। कदम लड़खड़ाए। इतनी बेएतबारी की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें मालूम नहीं है कि वो इंसाफ पसंद हैं। किसी के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकते। वो बुरे हैं सिर्फ बुरों के साथ। ऐसे लोगों के लिए हद दर्जा तक बुरे हैं। एक बार फिर उसके दिल पे जैसे किसी ने मुक्का मारा। बाहर कड़ा के बिजली कड़की। वो मजीद पीछे की तरफ लड़खड़ाई। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। हलीमा बी पे उसे यकीन था। दरवाजे से एक छोटा बच्चा और एक लड़की तब ही अंदर दाखिल हुए। हलीमा भी उन्हीं की मुंतजिर थी। उसे ज्यादा देर मजीद समझने में नहीं लगी। वो अंधाधुंध दरवाजे की तरफ लपकी। मेरान ने गुस्से में अजीज से गाड़ी की चाबी ली थी और उसे कुछ कहा। अजीज ने फटी निगाहों से उसे देखा। वो दम साधे खड़ा था। बारिश ने मेरान के साथ अजीज को भी मुकम्मल भिगो दिया था। रुमाइजा बाहर आई तो वो गाड़ी में बैठ ही रहा था। मेरान, उसने आवाज दी, पर वो ठहरा नहीं। बारिश की बारीक बूंदें हवा के दबाव से उसके चेहरे पे पड़ने लगी। वो छपड़े के नीचे जा खड़ी थी। अजीज ने उसे बाहर देखा, नजरें झुका ली। तमाम गार्ड्स ने चेहरा फेर लिया था। वो अंदर उसके जहर भरे लफ्ज छोटे साईं के लिए सुन आया था। उस लड़की पे गुस्सा उसे भी आया था। कैसे बिना तस्दीक किए वो इल्जाम लगा सकती थी, पर उसे कुछ बोलने का हक हासिल नहीं था। मेरान, आई एम सो सॉरी, मैं गलत समझी, मेरी गलती है मेरान। वो बुलंद आवाज से चीखी, पर जैसे उसने कान शीशा पिला के बुलंद कर दिए थे। गाड़ी में बैठा जोरदार आवाज में गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ था। जबड़ा भिंचा हुआ था, रगें तनी हुई थी। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो पीछे चलाती रह गई, सॉरी करती गई, पर उसने एक ना सुनी। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोल दिया और गाड़ी हदूद से बाहर निकल गई। वो बेसाख्ता ठंडे फर्श पे गिरने के अंदाज में बैठी। आई एम सो सॉरी मेरान, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, माफ़ कर दो मुझे। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रही थी। उसे कोई होश नहीं रहा था कि वो कहाँ बैठी है। उसे अपने लफ्ज़ों पे शर्मिंदगी ने आन घेरा। हलीमा बी को उस पर गुस्सा था, पर उसको संभालने का काम उनका था। वो बाहर आई। वो गूंग बैठी, अब तक मेन दरवाजे को तक रही थी। हलीमा बी ने बाजू से पकड़ के उसे उठाया। वो उनके साथ खींचती चली गई। अंदर आई तो इन दोनों बच्चों को देखा। उसका जहन भग से जाग गया। उसने थूक निकला, वो मेरान साईं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी मदद की, मेरी बहन को उस आदमी से बचाया है। खिजर उसके पास आके बोला। इन दोनों का हलीमा भी सोफे पे बैठने का बोल गई थी। उसकी बहन साले भी जगह से उठ खड़ी हुई, बहुत कंफ्यूज सी नजर आ रही थी। रुमाइजा बमुश्किल मुस्कुराई, अपनी डबडबाती आंखों का पानी अंदर उतारा था। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो उसे गलत समझती हूँ। हलीमा भी वो अब क्या करेगा, शदीद गुस्से में आ गया। और आपने उसकी धमकियां सुनी है ना? जब मेरी इतनी बकवास सुन ली तो माफ़ी भी सुन लेता। उसे पहली बार मेरान के लहजे से खौफ आया था। कुछ था जो उसे डरा रहा था। वो बेहद शर्मिंदा थी। रह रह कर खुद पे गुस्सा आ रहा था। वो गलत काम कहीं भी होता देखती थी तो आवाज़ उठाया करती, और यही काम उसने यहाँ किया। पर असल हकीकत कुछ और ही थी। इस बार उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया था। अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मामले पे साईं कुछ नहीं करेंगे। इंसान अगर किसी के बारे में सुन ले, देख ले तो फौरन नहीं मान लेते, पहले तहकीक करते हैं। तुमने हद कर दी। इतना तो तुम वक्त गुजार चुकी हो उनके साथ, अब तक उनको नहीं समझी। उसे लाकर उन्होंने सोफे पे बैठाया और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। एक सांस में वो गटागट सब पी गई। लाउंज में बिल्कुल खामोशी छाई थी। अजीज बाहर खड़ा था। मेरान और अजीज साथ ही इस्लामाबाद जा रहे थे। बारिश की तेजी की वजह से इन दोनों को कुछ देर यहाँ ठहरना पड़ा था, पर मेरान का इरादा अंदर जाके किसी से भी मिलने का हरगिज नहीं था। रुमाइजा से मिलता तो दिल बेकाबू हो जाता। खिजर और साले को गार्ड्स यहाँ ला रहे थे। इन दोनों की हिफाजत के लिए दौड़े वाले दिन ही
میران نے کچھ گارڈز وہاں متعین کر دیے تھے۔ آج جب وہ آدمی آیا تو گارڈز کے ہتھے لگ گیا تھا، پر اس سے پہلے ہی اس نے سالے کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے شور مچانے پہ سب جمع ہو گئے تھے اور گارڈز دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہوئے۔ خضر نے اپنی بہن کو بری حالت میں دیکھا تو اس کا جی کانپ گیا۔ وہ سالے سے لپٹ گیا تھا۔ سالے بہت سہمی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ گھوٹ میں یہ خبر تیزی سے پھیلی تھی۔ وہاں کا سردار معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میران کے بندوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ آدمی بے انصافی کر رہا تھا اور پھر گارڈ ان تینوں کو اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ میران چاہتا کہ کچھ وقت وہ دونوں بہن بھائی رمیزہ اور حلیمہ بی کے ساتھ گزار لیں۔ وہ دونوں ان کو اچھے سے سنبھال لیتی، ان کا مائنڈ بھی فریش ہوتا، اور رمیزہ پہ اسے پورا بھروسہ تھا کہ وہ سالے کو اچھے سے سمجھا لیتی، اسے عورت کی طاقت کا بتاتی۔ اس لیے انہیں یہاں بھجوایا تھا۔ حلیمہ بی کو اس نے سارے معاملے کی خبر کر دی تھی۔ رمیزہ کے شور مچانے پہ فوری طور پہ وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی، پر بعد میں جیسے سب سمجھ آ گیا۔ پر وہ لڑکی کسی کی سن ہی کہاں رہی تھی اور اب پچھتا رہی تھی۔ اچھا خاصا موڈ تھا، سب بیڑا غرق کیا تھا اس نے، اپنا بھی اور میران کا بھی۔ میران کا سوچ سوچ کے اس کا دل لرز رہا تھا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھتا، پر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایک ڈر یہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے یہی نہ روک لے۔ اس نے اس کی ذات پہ انگلی اٹھائی تھی۔ کوئی بھی شخص کیسے اتنا برداشت کر سکتا تھا؟ پھر اس کے دل نے ملامت کی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ اب تم اپنے گلٹ سے باہر نکلو، آؤ دیکھو مہمان آئے ہیں۔ حلیمہ بی نے اس کا دھیان سوچوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ وہ لڑکی اپنے ساتھ ہونے والے آج کے واقعے کا سنا رہی تھی۔ زیادہ عمر کی نہیں تھی، رمیزہ سے 4-5 سال چھوٹی معلوم ہو رہی تھی۔ سائی نے اس آدمی کو جان سے نہیں مارا، صرف پیر پہ گولی ماری تھی کہ جن پیروں پہ چل کے وہ مجھ تک پہنچا تھا وہ بہت برا آدمی تھا۔ جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں خضر اور میں بھی تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ میران سائی بہت غصے میں تھے اور غصہ بالکل جائز تھا۔ وہ درندہ اسی قابل تھا۔ اس نے میرے علاوہ بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، حد درجے تک زندگی عذاب کر دی تھی۔ وہ گورٹ سے چلا گیا تھا، کل رات ہی واپس آیا تھا اور آج اپنی ہوس مٹانے کا اس نے پورا ارادہ کیا ہوا تھا۔ سالے خاموش ہو گئی۔ بارش بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ روما کو گھٹن ہونے لگی۔ وہ گلاس وال کے پاس چلی گئی، پر سن وہ سالے کی رہی تھی۔ اگر آج اسے سزا نہ ملتی تو گاؤں میں سب کو شے ملتی۔ وہاں کا سردار ویسے ہی اپنی من مانی کرتا ہے، وہ عورتوں کو اتنی عزت دیتا بھی نہیں۔ وہ لوگ بے انصافی کرتے ہمارے ساتھ اور معاملہ دبا دیتے۔ خضر رمیزہ کی پشت دیکھے کہہ رہا تھا۔ روما پلٹی، بے بسی سے حلیمہ بی کو دیکھا۔ حلیمہ بی نے اسے پرسکون رہنے کی نظروں میں تاکید کی۔ وہ سر ہلا گئی، گہری سانس فضا کے سپرد کرتی ان دونوں کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ خضر چھوٹا بچہ تھا، پر اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سالے کو دیکھا۔ اس کی خوبصورتی سے تو وہ سب سے پہلے مرعوب تھی۔ جان اور عزت کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہو گیا تھا۔ سالے کی عزت کو خطرہ تھا اور اس کی جان کو، اور باقی وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ میران جا عورتوں کے احترام میں کمی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ سوچ کے اس کے لبوں کی تراش پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا تھا۔ سب جلد بازی میں ہوا تھا۔ باجی آپ کا نام کیا ہے؟ سالے کی بڑی میں سوال تھا۔ باجی لفظ سن کے وہ اچھل پڑی۔ مجھے باجی تو مت بولو، کتنا عجیب ساؤنڈ دے رہا ہے۔ اپنا دوپٹہ درست کیا۔ بی بی سرکار کہہ لیں، حلیمہ بی نے عرض کیا تو وہ انہیں گھور کے دیکھنے لگی۔ دادیوں جیسا لگتا ہے۔ میرا نام رمیزہ شنواری ہے، تم مجھے رمیزہ آپی کہہ سکتی ہو، اس نے اس کی مشکل آسان کرتے کہا۔ حلیمہ بھی ہنس رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے یہاں جو جنگ چھڑی تھی اس کے اثرات جیسے ختم ہو گئے تھے۔ ماحول بالکل ٹھنڈا تھا، پر کون جانے میران کے دل میں جو اس نے آگ لگائی تھی اس کا نتیجہ کیا ہونے والا تھا۔ اس کے لفظوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا، اس کی انا پہ وار کیا تھا۔ ایک بار اس سے پوچھ لیتی کہ کیوں کیا اس نے ایسا، پر اس نے ہمیشہ وہی کیا جو اسے صحیح لگا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو سوچ رہی ہو۔ یہ بے اعتنائی رمیزہ شنواری کو بہت بھاری پڑنے والی تھی۔
सब ठीक हो गया था, पर वापस बिगाड़ने वाली वो थी। दुनिया का हर रिश्ता भरोसे पे कायम है, उनके दरमियान भी तो कुछ कायम हो गया था। वो भले ही जज्बात को कोई नाम नहीं दे पा रही थी, पर भरोसा करते करते कैसे किनारा कर लिया। एक ही कश्ती के मुसाफिर मंजिल पे साथ पहुंच सकते हैं, वरना दरमियान में खुद अलहदा होकर डूबते या दूसरे को डुबा देते हैं। नहायत रैश ड्राइविंग करते वो घर पहुंचा था। अजीज मुसलसल कॉल्स कर रहा था, पर उसने रिसीव ना की, उल्टा मोबाइल ऑफ कर दिया था। जब वो घर में दाखिल हुआ, मुलाजिम उसको भीगा देखकर चौंक गए थे। काले घने बाल पानी से लथपथ माथे पे गिरे थे। उसकी दिमाग की शरियानें फूल रही थी। वो तेजी से कदम बढ़ाता अपने कमरे की तरफ भाग गया। मुलाजमों ने उसकी इस हालत में आने की फौरी खबर जुल्फकार जा को दी थी। तकरीबन 2 घंटे बाद खिजर और साले को अजीज अपने साथ ले गया था। रुमाइजा को भी हलीमा बी ने सो जाने का कहा, पर उसकी सोई मेरान के अगले कदम पे अटक गई थी। उसके लफ्ज जहन में गूंज रहे थे। वो कमरे में चली गई, कंबल खींच के सर तक चढ़ा लिया था। करवटें बदलती रही, पर नींद आने से कासर थी। बामुश्किल ही उसकी आंख लगी। हलीमा भी हल्की सी आहट पे बेदार हुई। उन्होंने हथेली से आंख मसली तो रुमाइजा उनके बराबर में बैठी थी। क्या हुआ? वो मुतफक्कर से गोया हुई। डर लग रहा है। माथा रगड़ के पसीना साफ किया। हलीमा बी ने बारीक बीनी से उसे देखा। किसी से डर रही हो? मेरान? उसके लहजे में कुछ था। वो अपनी तजलील का हिसाब ज़रूर लेगा। और हलीमा भी, अब मैं थक गई हूँ इस सब से, मज़ीद कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। उनके कंबल पे हाथ फेर कर वो कह रही थी, लड़की तुम वाकई सरफिरी हो। इतना उल्टा सीधा कैसे सोच लेती हो? दिमाग और ज़ुबान दोनों को कम चलाया करो। तुम लंबी ज़ुबान है और अंधाधुंध चलता दिमाग। बोलने से पहले सोच लेती तो अब पछताना ना पड़ता। आप भी नाराज़ हैं ना? उसे इतना कुछ बोल दिया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आप उसे बताइएगा मैं माफ़ी मांग रही थी। गुस्सा तो मुझे तुम पे आया था, पर तुमसे कहाँ नाराज़ रह सकती हूँ। अब जाके सो जाओ और इन फिक्रा से बाहर निकलो। अब सब ठीक होने वाला है। उसे पुरसुकून करते उन्होंने उठ के उसके चेहरे पे बिखरे बाल पीछे किए। वो लब कुतरने लगी। अच्छा एक काम करो, मेरे पास सो जाओ बस। उसकी नींद से जागती खुमार आलूद आंखें देखकर कहा। उन्होंने तो मुश्किल हल कर दी थी। वो यही तो उनसे कह नहीं पा रही थी। फट उनके बराबर में तकिए दुरुस्त करते कंबल डाल के लेट गई। उसने करवट ली। हलीमा बी की खिड़की से आसमान बेड के पास से दिखता था। आज आसमान पे चांद नहीं था, सिर्फ तारीकी और दूर दूर सितारे। सोचों में गर्क नींद ने उस पर मेहरबानी कर दी और पलकों की बार बुझ गई। तुम मुझे हर कदम साथ पाओगी। शायद वो उसके ख्वाबों में भी ये बात दोहरा रहा था। फर्श पे जगह जगह राख और कई जली हुई सिगरेटें पड़ी थी। उन्हें पीने वाला भी ख्यालों में गर्क करीबी बाम्बू की कुर्सी पे बैठा, जूतों में कैद पैर मेज पे रखे सिगरेट से बनते मरगुले उड़ा रहा था। मरकज़े निगाह आसमान, जबकि सोचे मरकज रुमाइजा शिनवारी। ठहरूं ना गली में तेरी वहशत ने कहा था, मैं हद से गुजर जाऊं मोहब्बत ने कहा था। उसके दिल में ठेसें उठ रही थी। रुमाइजा की आंखों में बेअतनाई जहन से निकलती नहीं। उस जालिम के लफ्ज़ दिल में चुभ रहे थे। उस लड़की से मोहब्बत नहीं इश्क था, और वो इस समंदर की गहराई में पूरा डूब गया था। उसकी चाह, उसका हसूल ही उसका अगला कदम था। फैसला पहले ही हो चुका था, अब वक्त अमल का था। गुस्सा भी बहुत था, पर अब थम गया था। जहन में उसका सरापा लहराते ही लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। ज़ेरक अंदाज से उसने चाँद पे नज़र डाली। आंखों के गिर्द बल पड़ने लगे। नज़रें कुछ अजीब सी थी। जहन में जैसे कुछ चल रहा हो। गोया रुमाइजा की बेएतबारी का जवाब देने की सोच, गोया मुस्तकबिल को सोचकर आ जाने वाली लबों पे मुस्कुराहट। मेज से पैर हटा के कुर्सी से खड़ा हुआ और छत के किनारे पे जाके एक हाथ की हथेली दीवार पे जमा के उसने बाग पे नज़र घुमाई। धुंध की बदौलत मंजर में धुंधलाहट थी। पिलर के साथ ही अजीज शम्स के साथ खड़ा था। वक्फे वक्फे से उसके लब हिल रहे थे। मेरान ने निगाह फेर ली। मौसम में मीठी मीठी चाशनी थी। ठंडी हवा जिस्म को छूते हुए वजूद में लगी आग को ठंडा कर गई थी। दूसरे हाथ की उंगलियों में जो सिगरेट जका रखी थी नीचे फेंकी और ज़मीन पे देखते हुए सिगरेट को पैर से मसल दिया।
جبڑے کس گئے، چہرے پر سنجیدگی قائم تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر اتاری، روح میں الگ قسم کی تقویت سرایت کر گئی۔ پلکیں اٹھا کر اس نے سانس باہر چھوڑا اور حسب عادت ناک انگلی کی پشت سے رگڑ کر چھت سے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔